नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह और आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं आरएएस मेंस में आने वाले टॉपिक लेखांकन और अंकेषण में। ये जो टॉपिक्स है ये पेपर नंबर 1 के यूनिट नंबर 3 का पार्ट सी रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो लेखांकन और अंकेषण है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, ये आरएएस में क्यों डाला गया है। तो स्टूडेंट्स, प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप लोगों का यह कर्तव्य होगा कि लेखांकन से जुड़े हुए, अंकेषण से जुड़े हुए मुद्दों का भी आप लोगों को ज्ञान हो, क्योंकि कई बार प्रशासनिक अधिकारी को, आरएएस अधिकारी को इनसे संबंधित कार्यों के ज्ञान के आधार पर कुछ निर्णय लेने होते हैं। वह विभिन्न कंपनियों का, सरकार का रिप्रेजेंट करता होता है। आप सब लोग जानते हैं कि सरकारी कंपनियां होती है, सरकारी कंपनी में सरकार का पैसा लगा हुआ होता है, तो सरकार अपने कुछ प्रतिनिधि वहां पर भेजती है। अब वो प्रतिनिधि आप ही तो होंगे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। अब आप उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में गए और आपको वहां के ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है कि यहां का जो लेखांकन कर्म है वो सही है या नहीं है, उचित है या नहीं है। तो इसके लिए आपको लेखांकन का और अंकेषण का प्राथमिक ज्ञान होना अति आवश्यक है, कम से कम परिचय होना तो अति आवश्यक है। इसी कारण से इस विषय को यहां पर डाला गया है कि एक प्रशासनिक अधिकारी को लेखांकन और अंकेषण का प्राथमिक ज्ञान तो हो कि वास्तव में लेखांकन क्या है, अंकेषण क्या है। अब जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए ये जो कंटेंट बताया गया है, विषय सामग्री बताई गई है, ये कोई नई नहीं है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी पद पर आर्ट का स्टूडेंट, जिसे ह्यूमन बिहेवियर बोलते हैं, साइंस का स्टूडेंट भी आता है, तो उनके लिए ये कंटेंट बिल्कुल पूरी तरह से नया है। ये आप जानते हैं कि ये 20 नंबर का आएगा, 15 शब्द के 15 शब्द के 5 सवाल और 50 शब्द के 2 सवाल, यानी टोटल 7 सवाल यहां से आएंगे। अब हम इसकी विषय सामग्री का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान। अब चर्चा यह है लेखांकन क्या है। तो लेखांकन स्टूडेंट एक कला है जिसमें आप मौद्रिक लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं। अब लेन देन क्या है? एक बिजनेस की दिन प्रतिदिन की गतिविधि लेन देन है। अब लेन देनों को रिकॉर्ड करना ही लेखांकन है। अब लेखांकन के अंदर ही यहां पर एक वर्ड लिखा है दोहरी लेखा प्रणाली। इससे संबंधित प्रश्न 2021 आरएएस मेंस परीक्षा में पूछा गया था। दोहरी लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। अब जब आपको ये विषय सामग्री डिटेल में पढ़ाई जाएगी तब आपको बताया जाएगा इकहरा लेखा प्रणाली क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, मिश्रित लेखा प्रणाली क्या है, सरकारी तंत्र में कौन सी प्रणाली काम करती है। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोस्ट ऑफ दी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें इकहरा लेखा प्रणाली चलती है, लेकिन सरकारी निकाय में, सरकारी कंपनी में दोहरा लेखा प्रणाली चलती है। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? तो अभी केवल इतना सा जान लो कि दोहरा लेखा प्रणाली में जब भी आप लेखा कर्म करते हो, जब भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, तो प्रत्येक लेन देन के अंदर 2 खातों को प्रभावित किया जाता है। इसको हमें डिटेल में समझना है। इस दोहरा लेखा प्रणाली से क्या फायदा है? फायदा यह है कि इसकी सहायता से P&L और बैलेंस शीट बन सकते हैं, लाभ हानि खाता और चिट्टा बन सकता है। लाभ हानि खाता लाभ ज्ञात करने के काम आता है, बैलेंस शीट आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के काम आती है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ क्या, इसकी हानि क्या? हानि यह है कि इसके लिए कॉमर्स का ज्ञान होना आवश्यक है। यह एक महंगी प्रणाली है, इसमें विशेष योग्यता वाला आदमी चाहिए। तो प्रशासनिक अधिकारी को लेखांकन का ज्ञान होना चाहिए, दोहरी लेखा प्रणाली का एक्सपर्ट ज्ञान नहीं, इंट्रोडक्शन ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि उसे विभिन्न
जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें वो सरकार का रिप्रेजेंटेशन करेगा, उनके लेखा कर्म का ज्ञान होना और उनको देख करके विश्लेषण करके निर्णय लेने की क्षमता का होना अति आवश्यक है। इसी तरह आगे लिखा हुआ वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। अब मैं यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, इसमें लाभ हानि खाता आता है। लाभ हानि खाते से लाभ अथवा हानि का पता चलता है। अब आप लोग कहेंगे सर सरकारी तंत्र में लाभ और हानि का क्या काम? तो सरकारी तंत्र में लाभ हानि का काम नहीं, लेकिन कई ऐसे सरकारी तंत्र है जो निगमित निकाय होते हैं, जो सेल भी करते हैं, जो प्रॉफिट भी होती है। सर कैसे? जैसे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये एक सरकारी तंत्र है। यहां पर आप बैठे हुए हो, ये लोगों से रिसिप्ट करता है, ये खर्चा करता है, ईयर एंड पर इसका लाभ हानि निकलता है, ईयर एंड पर इसकी बैलेंस शीट बनती है। अब आप यदि इस तंत्र के अंदर आरएस अधिकारी बनकर के गए तो आपको लेखा कर्म का पता होना चाहिए और इसके पी&एल बैलेंस शीट, जिन्हें आप वित्तीय विवरण कहते हैं, उनका विश्लेषण करना आना चाहिए। अब विश्लेषण करने के तरीकों के अंदर समानाकार वित्तीय विवरण, समानाकार वित्तीय विवरण, इसके अलावा रेशो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, इनका ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैंने अभी अभी जो कुछ नाम बोले, रेशो एनालिसिस, ये पिछले आरएस परीक्षा में आ चुका है, अंदर भी इनके आता है। रेशो एनालिसिस में हम खूब सारे रेशो के एनालिसिस पढ़ेंगे। चालू अनुपात क्या है, तरल अनुपात क्या है, ऋण देयता अनुपात क्या है। अब जैसे चालू अनुपात के बारे में मैंने बताया, चालू संपत्ति होती है, चालू दायित्व होता है। आदर्श चालू अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है, 3:1 होता है, वगैरह वगैरह। तो वित्तीय विवरण विश्लेषण की हम विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे। कसर इन विधियों से हो क्या जाएगा? अरे इन विश्लेषण करने से आपको यह पता पड़ जाएगा कि इसकी हालत कैसी है। ये वैसा का वैसा है, जैसे एक मनुष्य स्वस्थ है या नहीं है। इसके लिए उसके टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, बीपी जांचा जाता है, टेम्परेचर मापा जाता है। वैसे ही एक व्यवसाय की स्थिति साउंड है या नहीं है, इसका विश्लेषण किया जाता है इन टेस्ट के माध्यम से, रेशो एनालिसिस के माध्यम से, समानाकार वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से, प्रवृत्ति विश्लेषण के माध्यम से, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण के माध्यम से, समविच्छेद बिंदु के माध्यम से। तो ये तरीके हमें पढ़ने हैं और प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपको इन तरीकों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप दिए गए वित्तीय विवरण को देखकर उसका रेशो निकाल करके या ट्रेंड निकाल करके ये पता लगा सको कि यह किस तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, इसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, उसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि यदि मनुष्य का ब्लड प्रेशर 80 से 120 है तो ठीक है, 80 न्यूनतम, 120 मैक्सिमम। अब किसी आदमी का 160 से 220 है तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, इसकी हालत खराब है। वैसे ही रेशो एनालिसिस में कुछ आदर्श दिए गए हैं और प्रशासनिक अधिकारी को उन आदर्शों का ज्ञान और रेशो का ज्ञान निकालना आवश्यक है। देन स्टूडेंट, यहां पर है उत्तरदायित्व लेखांकन और सामाजिक लेखांकन, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें भी पिछली बार सवाल आ रखा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब है कि संबंधित व्यक्तियों को उत्तरदायित्व देना और उनको उस काम के लिए जिम्मेदार ठहराना। ये उत्तरदायित्व लेखांकन में पढ़ेंगे। उत्तरदायित्व लेखांकन में आपको मैं उत्तरदायित्व केंद्रों के बारे में बताऊंगा। ये लागत केंद्र होता है, ये लाभ केंद्र होता है, ये विक्रय केंद्र होता है, ये निवेश केंद्र होता है। इनकी मैं जानकारी दूंगा उत्तरदायित्व केंद्रों की, कि प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से व्यवसाय या अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए किस तरह से इनकी सहायता ले सकता है, किस तरह से वो बेटर मैनेजमेंट कर सकता है, किस तरह से वो संबंधित व्यक्ति को उत्तरदायी ठहरा सकता है, इसका ज्ञान। देन ये सामाजिक लेखांकन, ज्वलंत मुद्दा आज के युग का। सरकार हर साल कई योजनाएं बनाती है, परियोजनाएं बनाती है। किसके लाभ के लिए बनाती है? जनता जनार्दन के लाभ के लिए बनाती है। अब मुझे बताइए, सरकार यदि पैसा खर्च करेगी तो सरकार के मन में क्या आएगा कि पैसा खर्च होने पर जनता जय जयकार के नारे लगाएगी, जनता खुश होगी और सरकार की प्रशंसा करेगी। सामाजिक लेखांकन में बस यही ताना बाना देखा जाता है कि जो भी
पैसा खर्च किया जा रहा है उस पैसे से क्या हो रहा है। और इसी से मिलता जुलता पार्ट जो है वो यहां पर सरकारी जो अंकेषण है, इसमें सामाजिक अंकेषण को भी शामिल कर लिया गया है कि यदि जनता पर जो पैसा खर्चा गया तो जनता से फीडबैक प्राप्त करना, स्टैंडर्ड्स निर्धारित किया, एक्चुअल जो आया इसके परिणाम और स्टैंडर्ड में तुलना की और पता लगाया कि जिस लक्ष्य को सोच करके सरकारी खर्चे किए जा रहे हैं उस खर्चे ने अपने मानदंडों को प्राप्त किया या नहीं किया, क्या कमी रह गई और भविष्य में क्या सुधार किया जा सकता है, यह सबका अध्ययन हमें करना है। देन ऑडिटिंग क्या है। अब ऑडिटिंग का मतलब आप लोग समझते हो, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, चेकिंग चेकिंग चेकिंग। अरे ऑडिटिंग चेकिंग से बहुत ज्यादा है। ऑडिटिंग में ऑडिट करता कौन है, ऑडिट कितने प्रकार की होती है। जैसे यहां पर ऑडिट का अर्थ, ऑडिट का उद्देश्य अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ऑडिटिंग के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यक्ति, निष्पक्ष व्यक्ति वित्तीय विवरणों के सही एवं उचित होने के बारे में राय अभिव्यक्त करता है। एक स्वतंत्र व्यक्ति, एक निष्पक्ष व्यक्ति वित्तीय विवरण, लाभ हानि खाते और बैलेंस शीट के संबंध में राय प्रकट करता है कि यह लाभ हानि खाता सही लाभ बता रहा है या नहीं बता रहा, और यह बैलेंस शीट सही आर्थिक स्थिति बता रही है या नहीं बता रही। यह हम अर्थ में पढ़ेंगे। देन अगला बिंदु है उद्देश्य। अंकेषण का उद्देश्य क्या है, तो अंकेषण के उद्देश्य में मुख्य उद्देश्य क्या है, अन्य उद्देश्य क्या है, अशुद्धि का पता लगाना, कपट का पता लगाना, अशुद्धि कपट को रोकना, कानून के नियमों की पालना करना, आगम में होने वाले लीकेज को रोकना, ये सब हम उद्देश्यों में पढ़ेंगे। देन सामाजिक अंकेषण, सोशल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, इनका मतलब क्या है। निष्पत्ति अंकेषण का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब क्या है, एफिशिएंसी ऑडिट का मतलब क्या है, सरकारी अंकेषण का मतलब क्या है। जैसे वन बाय वन देखें तो निष्पत्ति अंकेषण, परफॉर्मेंस ऑडिट और ये लिखा हुआ है एफिशिएंसी ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब है जिस उद्देश्य के लिए खर्चा किया गया था क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये परफॉर्मेंस ऑडिट देखता है। एफिशिएंसी ऑडिट ये कहता है कि इनपुट आउटपुट रेशो आदर्श है या नहीं है, जितने रुपए डाले जा रहे हैं उतना आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। पैसा 100 रुपए खर्च किया जा रहा है तो 100 रुपए का आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। पता लगे 100 रुपए का इनपुट हो रहा है लेकिन आउटपुट जो है, प्राप्ति जो है वो 20 रुपए की हो रही है, तो वो दक्षता अंकेषण की बात करेगा। सरकारी अंकेषण, अब सरकारी अंकेषण में आपका मतलब होता है सरकार का अंकेषण। सरकारी अंकेषण में मैं 3 तरह के अंकेषण बताऊंगा। सरकारी कंपनियों का अंकेषण क्या होता है, सरकारी निगम का अंकेषण क्या होता है, सरकारी विभाग का अंकेषण क्या होता है। सरकारी विभाग के अंकेषण में आता है जैसे शिक्षा विभाग का अंकेषण, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जेडीए का अंकेषण, सरकारी निगम का अंकेषण जिसके अंदर सरकारी कंपनियों का अंकेषण किया जाता है, जैसे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसका अंकेषण, राजस्थान राज्य परिवहन पथ निगम, इसका अंकेषण, ये सरकारी निगमों का अंकेषण है। देन एक अंकेषण जो आता है वो आपका आता है सरकारी विभाग का, एक आता है सरकारी कंपनी का। तो यहां पर सरकार से रिलेटेड ट्रस्टों का अंकेषण, उनका अंकेषण आता है। तो सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सरकारी अंकेषण कौन करता है, सीएजी क्या है। पिछली बार सीएजी का क्वेश्चन आया था कि सरकारी अंकेषण में सबसे ऊंची अथॉरिटी का नाम क्या है 2021 में, तो उसका नाम था सीएजी। सीएजी का पूरा नाम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में जो सीएजी है उनका नाम गिरीश चंद्र जी मुर्मू है, वो 14वें सीएजी है, 14th नंबर के सीएजी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सरकारी ऑडिट में सरकारी कंपनी किसे कहते हैं, सरकारी कंपनी का तात्पर्य क्या है। तो अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेक्शन 245 में सरकारी कंपनी एक्ट 2013 की धारा 245 में सरकारी कंपनी की परिभाषा दी गई है। उस परिभाषा में यह लिखा गया है कि ऐसी कंपनी जिसमें 51% या इससे ज्यादा भाग, 51% या इससे ज्यादा भाग केंद्र सरकार के पास हो, राज्य सरकार के पास हो,
केंद्र और राज्य सरकार के पास मिलाकर हो, केंद्र प्लस राज्य सरकारों के पास मिलाकर हो, तो उस कंपनी को सरकारी कंपनी कहते हैं। अब सरकारी कंपनी में ऑडिट किस प्रकार से होता है? सरकारी कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी करता है। उसके अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, किस तरह से ऑडिट निपटाई जाएगी, सीएजी के अधिकार क्या है, सीएजी के कर्तव्य क्या है, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, सीएजी का कार्यकाल कितने दिन तक का रहता है? तो सीएजी की नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल कितना रहता है? तो 6 वर्ष का रहता है, या 65 वर्ष की आयु, जो भी दोनों में से कम हो तक का रहता है। पारिश्रमिक या रेमुनरेशन कितना मिलता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर पारिश्रमिक और रेमुनरेशन मिलता है। हटाने का तरीका क्या है? तो केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये सब चर्चाएं यहां पर होगी। इसके अलावा ऑडिट के बारे में प्रारंभिक जानकारी, ऑडिट के बारे में प्रारंभिक जानकारी में हमने आपको बताया ऑडिट की कमियां क्या है, ऑडिट के फायदे क्या है, ऑडिट के प्रकार क्या है, कब ऑडिट अनिवार्य होता है, कब ऑडिट ऐच्छिक होता है, ऑडिट करने से पहले कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, ऑडिट के अंदर वर्क स्कोप क्या होता है, वर्क स्कोप का निर्धारण कैसे किया जाता है, अंकेक्षण कार्यक्रम कैसे तैयार किया जाता है, इनके बारे में प्रशासनिक अधिकारी को पता होना चाहिए। क्योंकि यदि उसकी नियुक्ति अंकेक्षण से रिलेटेड कामों के अंदर हो गई, तो जब तक उसे इसका ज्ञान नहीं होगा वह बेटर ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें उसे पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा उसे लेखांकन अकाउंटिंग का पता होना चाहिए, किस तरह से लेखा कर्म किया जाता है। दोहरी लेखा प्रणाली के बारे में प्रारंभिक ज्ञान होना जरूरी है कि प्रत्येक लेन देन से 2 प्रभाव पड़ते हैं। एक खाता डेबिट होता है, एक खाता क्रेडिट होता है। लेजर बनाए जाते हैं, बैलेंस शीट बनाई जाती है, वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। वित्तीय विवरण में P&L और बैलेंस शीट आते हैं। वित्तीय विवरण का विश्लेषण करने के तरीके क्या हैं, विभिन्न विधियां क्या है, ट्रेंड एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, सोशल अकाउंटिंग क्या है, उत्तरदायित्व लेखांकन कैसे निर्धारण किया जाता है, सामाजिक लेखांकन किस तरह से किया जाता है, जनता के पैसों से जनता को लाभ हो रहा है या नहीं, इसका लेखा किस तरह से किया जाता है, ये सब हमें यहां देखना है। दूसरा पार्ट केवल और केवल ऑडिटिंग से जुड़ा हुआ है। ऑडिटिंग के क्षेत्र क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑडिटर कौन होता है, नियुक्ति कौन करता है, सरकारी तंत्र में सीएजी नियुक्त करता है या कोई और नियुक्त करता है, सीएजी का कार्यकाल कितने दिन का होता है, पारिश्रमिक कौन निर्धारित करता है, वगैरह वगैरह, ये सब ऑडिटिंग में। देन तीसरा जो टॉपिक है, जो कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है बजट। अब बजट आप लोगों को पता होगा कि बजट शब्द की उत्पत्ति बोगेज शब्द से हुई है, जिसका मतलब है चमड़े का थैला। अब आप लोग इतना तो प्रारंभिक रूप से जानते हैं कि जो बजट है वो हर साल फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता है और अगले वर्ष से संबंधित होता है। जैसे वर्ष 23-24 का जो बजट है वो फरवरी 23 में प्रस्तुत किया गया था। राज्य सरकार अपना बजट पेश करती है, केंद्र सरकार अपना बजट प्रस्तुत करती है। अब बजट का निर्माण कैसे होता है, बजट क्या देख करके बनाया जाता है, बजट में होता क्या है, बजट में क्या चीज का डिसीजन होता है, पैसा कहां कहां से आएगा, पैसा कहां कहां जाएगा, इसका पहले से ही निर्धारण कर लेना बजट कहलाता है। कैसे खर्चों का आवंटन किया जाता है, इसके बारे में चर्चा की जाती है। बजट के फायदे क्या, बजट के नुकसान क्या। डिटेल बजटिंग तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इतना जरूर लिख रखा है कि आपको ये बजट पढ़ने हैं, एक तो परफॉर्मेंस बजट और एक जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट का मतलब क्या होता है, जीरो बेस बजट का मतलब होता है जनरली जो सिस्टम था वो क्या था कि पुराना देख और आगे कर, पुराना देख आगे कर, यानी आज तक जो होता आ रहा था बस आपने उसी को उठाया और उसमें 5% 7% ऊपर नीचे किया और ये बजट बना दिया, खत्म कहानी। कौन मेहनत करे, कौन ज्ञान दिमाग लगाए। लेकिन जो जीरो बेस बजटिंग है, शून्य आधारित बजट है, वो इस परंपरा का दुर्विरोधी है। वो कहता है आज तक
किस मद में क्या बजट का आवंटन किया, इसको मारो गोली, उन पन्नों को आग लगा दो, खत्म कर दो, समाप्त कर दो और नए सिरे से बजट का निर्धारण करो। आवश्यकता के अनुसार खर्चों का आवंटन करो। जिस क्षेत्र में ज्यादा रिक्वायरमेंट है उस क्षेत्र में ज्यादा आवंटित करो। जिस क्षेत्र को में कोई फायदा ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है, उन क्षेत्रों को बंद कर दो, बजट आवंटन शून्य कर दो। तो ये नया फंडा है, क्या नाम है, जीरो बेस बजटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल पुरानी सरकारों में ऐसा होता था कि हर बार किसी समारोह त्योहार वगैरह के अंदर नेताओं के लिए कोई आयोजन किया जाता था, भोज का आयोजन किया जाता था, लग्जरी भोज का आयोजन किया जाता था और उसमें 3 करोड़ रुपए खर्च होते थे। लेकिन जीरो बेस बजटिंग कहती है कोई फायदा नहीं है, बंद करो इस 3 करोड़ को। इस 3 करोड़ से तो 5 गांवों में 5 पुल बन जाएंगे, हटाओ इसको। तो बस यही जीरो बेस बजटिंग है कि पुराना क्या होता जा रहा था, पुरानी परंपराएं जो चली आ रही थी, लोग बाग क्या करते हैं, उन्हीं को यथावत अपना लेते हैं। इनको छोड़ करके नए सिरे से बजट बनाना शून्य आधारित बजटिंग में आता है, जीरो बेस बजटिंग में आता है। देन स्टूडेंट, निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट। जैसा कि मैंने परफॉर्मेंस अकाउंटिंग में बताया था कि इसमें यह देखा जाता है कि जिन स्टैंडर्ड्स को देख करके बजट बनाया गया था, क्या वो चीजें प्राप्त कर ली गई है या नहीं कर ली गई है। प्राप्त हो जानी चाहिए चीजें, जिन उद्देश्यों को लेकर के आप बजट बना रहे हैं वो प्राप्त हो गई है या नहीं, वो परफॉर्मेंस बजट में। तो बजट के अंदर यहां पर 2 लिखा है, लेकिन हम इनके अलावा भी और तरह के बजट देखेंगे। एक तो फिक्स बजट होता है स्थायी, और एक लोचशील बजट होता है फ्लेक्सिबल। तो फिक्स बजट देखेंगे, फ्लेक्सिबल बजट देखेंगे, और फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट में अंतर भी पता लगाएंगे कि ऐसा बजट जो रिजिड प्रकृति का होता है वो फिक्स बजट है, ऐसा बजट जो लोचशील प्रकृति का होता है वो फ्लेक्सिबल बजट है। आवश्यकता अनुसार फ्लेक्सिबल को बदला जा सकता है, फिक्स को नहीं बदला जा सकता। इनके फायदे क्या, इनके नुकसान क्या। तो ये जो छोटा सा सिलेबस है जो कि 20 नंबर का है, नाम जिसका लेखांकन और पुस्तपालन है, इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स सारे आरएएस अभ्यर्थियों को आगामी प्रशासनिक सेवाओं के लिए लेखांकन और अंकेक्षण से प्रथम परिचय करवाना है कि जो कोई कॉमर्स हैंड नहीं है, जिससे वाणिज्य से दूर दूर तक का आज तक नाता नहीं धरा था, यदि उसकी पोस्टिंग ऐसे किसी विभाग में हो जाती है जहां पर इनके आधार पर उसे कुछ निर्णय लेने हैं, इनके आधार पर उसे कोई विश्लेषण करना है, इनके आधार पर उसे कोई जांच करनी है, इनके आधार पर उसे आगे के कार्य निपटाने हैं, तो इनका ज्ञान तो हो। अब आप पहुंच गए और ऐसी जगह नियुक्त हो गए जो से एक सरकारी कंपनी है। अब सरकारी कंपनी है और आपको ज्ञान ही नहीं है कि यहां पर दोहरा लेखा प्रणाली का पालन होता है। दोहरा लेखा प्रणाली के अंदर कौन कौन सी चीज आती है, असेट आती है, लाइबिलिटी आती है, इनकम आता है, खर्चा आता है। एसेट कब कहलाती है, लाइबिलिटी कब कहलाती है, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, काल्पनिक साज सज्जा क्या होती है, किस तरह के कपट किए जा सकते हैं, किस तरह के फ्रॉड किए जा सकते हैं, सत्ता की अवधारणा क्या है, सुदीर्घ संस्थान की अवधारणा क्या है, इन सब का पता होना चाहिए। जैसे पिछली बार सत्ता की अवधारणा आ गई कि एक व्यवसाय अलग है और एक व्यवसायी अलग है। आप जो लेन देन रिकॉर्ड करते हो वो व्यवसाय के रिकॉर्ड करते हो, व्यवसायी के रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये सारे के सारे जो अंतर प्रचलन वगैरह हैं वो हम यहां पर पढ़ेंगे। आप सब लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आरएएस के मेंस में इस सिलेबस को डाला गया है, ताकि स्टूडेंट इससे गेट टुगेदर हो जाए और उसे उन सभी बातों का पता चल जाए जो उसे आगामी जीवन में फेस करनी है, और उनकी प्राथमिक नॉलेज के आधार पर वो आराम से उन चीजों को हैंडल कर सके, समझ सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। तो स्टूडेंट आज के सिलेबस में इतना ही। डिटेल हम आप लोगों को हमारे क्लासेस में बताएंगे। तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।